नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया उसने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। लोग अभी तक इस हालात से संभले भी नहीं हैं कि फिर तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। और इस लहर में बच्चों पर अटैक होने की ज्यादा आशंका है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और उनके लिए अभी वैक्सीन भी नहीं बनी है। माना जा रहा है कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने में 3 से 4 महीने का और वक्त लगेगा और तब तक देश में तीसरी लहर की एंट्री भी हो जाएगी। यानी कि जब तक वैक्सीन आएगी तब तक कोरोना भी बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देगा। ये बड़ी चिंता की बात है। देश में अभी करीब 30 करोड़ बच्चे हैं और इनके बचपन को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज हमारे खास कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर होगी चर्चा। आखिर कैसे बचेगा बचपन। एक वेव ठंडी पड़ी तो दूसरी आ गई। दूसरी पर लगाम लगाने में देश जुटा है तो तीसरी की आने की दहशत हो चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक नवंबर-दिसंबर के आसपास तीसरी लहर आ सकती है, जिसको लेकर पहले से ही योगी सरकार ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। उधर आगरा में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके लिए आगरा मेडिकल कॉलेज में अलग से एक वार्ड बनाया जाएगा ताकि बच्चों को बेड की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने हमें जितने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके आधार पर हम लोग जो पिछले सेकेंड वेव में जितनी अपने बेड की तैयारी की थी, इसके अलावा हमारे यहाँ एसएन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पीडिया के जो हमारे एचओडी हैं उनके माध्यम से हम लोग 100 बेड का बच्चों के लिए आईसीयू बेड डेडिकेटेड वहां तैयार कर रहे हैं। दूसरी लहर देश में हावी इसलिए हुई कि लोगों ने लापरवाही की और सरकार ने तैयारी नहीं की, लेकिन अब ये गलती फिर से ना हो। लोग पहले से ही अलर्ट रहे और तीसरी लहर के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अभी करीब 6 महीने का वक्त है। इस वक्त में बचपन बचाने की तैयारी शुरू होनी चाहिए। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ गए, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, सीनियर फिजिशियन। दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ दीपक श्रीवास्तव, संवाददाता गोरखपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सुशांत मुखर्जी इस वक्त वाराणसी से जुड़ रहे हैं। के पांडे साहब, पहला सवाल आपसे ही सर। कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी उसमें बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में आ सकते हैं। क्या ये आपको सही लगता है? और दूसरा कि कैसे इससे सावधान रहें? जी बिल्कुल सही लगता है। उसकी वजह यह है कि देखिए 60 ईयर से ज्यादा लोगों को पहले फेज में लगाया गया टीका, काफी लोगों को लगा। फिर उसके बाद के 18 साल से ऊपर को भी अब शुरू कर लिया गया, जो धीरे धीरे सितंबर तक काफी बड़ी संख्या में लोगों को लग जाएगा। ये लोग इन्फेक्टेड भी हुए हैं, तो जो लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं या जिनको वैक्सीन लग जाती है उनमें इम्यूनिटी थोड़ी आ जाती है। लेकिन बच्चों के लिए अभी तक इंडिया में कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि कनाडा में, यूएस में और यूरोपियन कंट्रीज में फाइजर की वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों में रिकमेंड कर दी गई है। तो देखिए, कोई भी कीटाणु होता है, कोई भी वायरस होता है, तो जब जाता सबके पास है, हुआ है जब जाता है जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जो अनवैक्सीनेटेड होगा, नॉन इन्फेक्टेड होगा, उसको पकड़ेगा पहले। तो बच्चों में ये रिस्क इसलिए ज्यादा, उसमें खास कोई साइंस की बात नहीं है जी। बच्चे कम, इम्यूनिटी भी उनकी कमजोर होगी। अभी तक बच्चे एक्सपोज नहीं है क्योंकि घर में हैं। तो जैसे ही बच्चों ये तीसरी लहर आएगी तो बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करेगी। दूसरी चीज, अमेरिका में पाया गया कि दिसंबर तक बहुत कम केसेस थे, लेकिन उसके बाद उसमें 5-6 गुना ज्यादा केसेस की संख्या बढ़ी है। और उन बच्चों में एक बीमारी हो रही है जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रेन, जो बहुत सीरियस होती है। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें 60% बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। तो हो सकता है वो बीमारी अगर आ गई तो हम लोग, हमारे जैसे बड़े देश में जहां संसाधनों की इतनी कमी है
इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो बड़ी चीजें हैं। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूँ कैसे बचाना है, आप बता रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। देखिए, हम लाख कोशिश कर लें, सरकार लाख प्रयास कर ले, इतने बड़े देश में आप इतनी महामारी में इतने संसाधन नहीं जुटा सकते। लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। जो बच्चों को ज्यादा चांस है, एक दो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो यह है कि बच्चों को घर के लोगों से ही होगा, क्योंकि घर का कोई मेंबर बाहर जाता है, वो लौट के आता है, अगर उसमें कोई भी माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये जो वायरस अभी आया है 3 से 4 दिन में पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर दे रहा। आगे कौन सा स्ट्रेन आएगा कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज, बच्चों को किसी मिनी पार्टी में, मिनी बर्थडे पार्टी में बिल्कुल न भेजें। लोग एक गलती और कर रहे हैं जो मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि लोग सावधानी बरतें। बच्चे भी जब कोई बीमार पड़ जा रहा है घर में, तो दादा दादी बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास भेज देते हैं। बच्चे स्प्रेड बीमारी को बहुत तेजी से करते हैं। आपको समझने की जरूरत है, हम सबको समझने की जरूरत है, तो ये गलती न करें। ओके सर जी, ओके, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, अभी सेकेंड वेव से हम उबर भी नहीं पाए थे और तीसरे वेव की बात होने लगी। बात तो खैर कई दिन से हो रही है और यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी, चाइल्ड वार्ड बनाने की बात कही है कि क्योंकि तीसरी लहर आ रही है, उसमें बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। ये सही लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत जरूरी कदम है जो कि उठाना चाहिए था। इको हो रहा है तो ठीक करा जी। देखिए, बहुत अगर हम देखें कि अभी हम सेकेंड वेव की ही अगर बात करें तो बच्चे 11% प्रभावित हुए हैं सेकेंड वेव में भी, और अब ये लगातार बात हो रही है क्योंकि बच्चे एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें वैक्सीन नहीं लगी, जिसमें स्वाभाविक तौर से इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं हुआ, तो इनमें एंटीबॉडी ज्यादा नहीं है और ऐसे में वायरस इन पर अटैक ज्यादा करेगा और ये कोशिश करेगा कि इस तरफ ज्यादा बढ़े। ऐसी स्थिति में हमारे लिए तैयारियां करना यही एक सबसे बड़ा इस वक्त कदम है जो हम उठा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम बच्चों में मृत्यु दर को कम रख सके। अगर आप देखिए तो चाहे वो हमारी स्कूल अथॉरिटीज हो कि हमारा स्कूल कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, इसकी तरफ भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। और जिस तरह से सरकारें आज कदम उठा रही हैं, ये एक अच्छा सराहनीय कदम है कि हम आज से सोच करके इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स हो, उनके लिए बेड्स हो, उनके लिए हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे पास हो, ताकि आने वाले वक्त में अगर ये चुनौती हमारे ऊपर आती है तो हम इसके लिए तैयार हों। और जैसे अभी सेकेंड वेव में हुआ कि हम मझधार में फंस गए, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी कदम है जो हम उठा रहे हैं। और वहीं मैं ये भी बोलूंगी, देखिए, आज अगर बच्चों की वैक्सीन हमारे पास नहीं है और आने में वक्त लगेगा, क्योंकि भारत में अभी ट्रायल्स शुरू हुए हैं, इनके नतीजे सामने आते तक वक्त लगेगा और फिर उनको वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ऐसे में अगर हम जितना ज्यादा एडल्ट वैक्सीनेशन जो कि हम कर रहे हैं अभी 18 साल से ऊपर के लिए, उसको जितना ज्यादा तेजी से कर पाएंगे, अगर हम वो बहुत तेजी से करें तो हम कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी की तरफ पहुंचेंगे और हमारे बच्चे स्वाभाविक तौर से सुरक्षित होंगे। अगर हम उनको वैक्सीन नहीं भी दे पा रहे तो भी हम उनमें कहीं ना कहीं सुरक्षा ला पाएंगे, क्योंकि हमारे एडल्ट्स जो हैं उनको जब हम वैक्सीन देंगे तो हम ट्रांसमिशन रेट को कम करेंगे, उनमें सिवियरिटी को कम करेंगे और ब्रेक द चेन होगा, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो मौजूदा इस वक्त टीकाकरण अभियान है उसको हमें बहुत तेज करने की जरूरत है, चाहे हमारे ग्रामीण इलाके हो, चाहे हमारे शहरी इलाके हो, हर जगह इस वक्त अगर हम युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन करें, अगर हम घर घर जाकर के वैक्सीनेशन करें, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे और तभी हम आने वाली वेव से भारत को सुरक्षित कर पाएंगे। वरना वायरस लगातार अपने आप का संशोधन कर रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, म्यूटेशन हो रहे हैं और लगातार ये खतरा हमेशा बना रहेगा कि वेव आएगी और ऐसे पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगी जिसको कि वैक्सीन नहीं मिली है, जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जी चलिए, मैं लौट रहा हूं मैम आपके पास। दीपक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी गोरखपुर से और सुशांत बनारस से बने हुए। आप दीपक, गोरखपुर में कोई तैयारी दिख रही है? क्योंकि जब मुख्यमंत्री आगरा में थे, इस दौरान उन्होंने कहा था कि तीसरे लहर की बात की थी, मेरठ में थे तब भी तीसरे लहर की बात उन्होंने की थी और उन्होंने तैयारियों की बड़ी बात की थी। जी देखें जी, गोरखपुर में तैयारियां अगर कहें तो अभी से शुरू हो चुकी हैं। अगर हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज माना जाता है। और आपको याद होगा कि 2017 के पहले हर साल जब जेई और एईएस के केसेज आया करते थे जापानी इंसेफ्लाइटिस के, तो उसका भी वायरस जो है पहचान तो आ गया था, लेकिन कोई दवा नहीं थी और आज भी कोई दवा नहीं है। एईएस से हर साल, जेई से हर साल 600 से 700 बच्चों की मौत हुआ करती थी इसी एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और बाकी जो अस्पतालों में मौतें होती थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था।
इस बीमारी को इस सरकार ने 3 साल में अपनी इच्छा शक्ति की वजह से पूरी तरह से अगर कहें तो कंट्रोल कर लिया। 95% अब केसेस नहीं आ रहे हैं। तो सरकार की जो कोशिशें हैं, अगर इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से बीमारी को काबू किया जा सकता है। और सरकार ने जिस तरह से जितने मेडिकल कॉलेज हैं वहां पे 100 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू की व्यवस्था करने के लिए कही है। साथ ही सभी जिला अस्पतालों में 25-25 बेड का जो पीडियाट्रिक आईसीयू करने की व्यवस्था कही है। और ये माना जा रहा है कि जुलाई तक ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाएंगी। और हम अगस्त से मान रहे हैं कि अगस्त से ये जो 3rd वेव है वो आएगा और बच्चों को उसका इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन सरकार की कोशिशें अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री यूपी के, वो काफी प्रयास कर रहे हैं। कमी अगर कहीं पे होती है अंजीत, तो ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है लापरवाही करते हैं और इसकी वजह से सरकार की कोशिशें नाकाम होती हैं। योगी आदित्यनाथ को यह तजुर्बा है कि यूपी में जब इंसेफ्लाइटिस के केसेस को कम किया जा सकता है, हजारों बच्चों की खासतौर पर जो मौतें होती थी उसको अगर काबू किया जा सकता है, तो सरकार की इच्छा शक्ति अगर रहेगी तो 2 महीने हमारे पास है। 2 से 3 महीनों में निश्चित रूप से चीजों पर काबू किया जा सकता है। गोरखपुर में अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू करने की व्यवस्था अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अगले महीने माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, जहां पे भी मेडिकल कॉलेज है, जहां भी बड़े अस्पताल हैं, खासतौर पे पूरी उत्तर प्रदेश में, उन सभी जगहों पे अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 1 महीने के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं को करें। और खासतौर पे इसके पहले जब इंसेफ्लाइटिस के केसेस जाते थे तो हर जो CSC था उन CSC पे ETC एक बनाया गया था, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, जहां पे अगर कोई मरीज आता था तो वहां पे उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भरपूर होती थी, बेड होता था, स्टाफ होते थे। तो उसी व्यवस्था को अगर कहे तो बड़े रूप में सरकार अब इस 3rd वेव के लिए तैयारी कर रही है। और अगर कोशिशें सरकार की इसी तरह से चलती रही तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से कोशिशें कामयाब होंगी। और जो 3rd वेव से बच्चों के खतरे होने की बात हो जा रही है वो उस पर काफी हद तक लगाम लग सकेगा। जी चलिए, बने रहिए। दीपक लौट रहे हैं आपके पास। सुशांत मुखर्जी भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं वाराणसी से। सुशांत, बच्चों को लेकर के 3rd वेव को लेकर के क्या तैयारी बनारस में दिख रही है आपको? देखिए, 3rd वेव को लेकर तैयारी ये है अंजीत कि BHU में लगभग 100 बेड का बच्चों का जो ICU है वो अभी से ही तैयार हो गया है। ये एक अच्छी खबर है और आज खुद जिलाधिकारी ने उसका निरीक्षण भी किया है। बात की जाए 3रे वेव की तो ICU की बात की जाए, मेडिकल सपोर्ट की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, इसकी तैयारी तो हो रही है 3रे वेव को देखते हुए। पर बच्चों पे जो इन्फेक्शन होगा वो आखिर किस तरीके से होगा? वो उसी तरीके से होगा कि जब बच्चे बाहर निकलेंगे या तो फिर बच्चों के जो अभिभावक है वो कोरोना के कैरियर बनेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि वो किस तरीके से घर पर जब जाएंगे तो पूरी तरीके से सैनिटाइज हो, अपने आप को वॉश करें और पूरी जो कीटाणु किस तरीके से फैल सकते हैं उसके प्रोटोकॉल का पालन करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो घर में आने वाले लोग हैं वो सीधे घर में घुस जाते हैं हाथ में सैनिटाइजर लगा करके। ऐसा करने पर हम कोरोना से इस चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। आपको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। बाहर से आने वाले लोगों को पहले वॉशरूम जाना होगा, सारे कपड़े उतारने होंगे, दूसरे कपड़े पहनने होंगे, सैनिटाइज करना होगा, हैंड वॉश करना होगा, ये सारी चीज़ें करनी होगी, तभी हम इस कोरोना के कैरियर होने से बचेंगे। उसके बाद आता है बच्चों की बारी। बच्चों में भी जागरूकता बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान में सबसे ज़्यादा बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो ऐसे में अगर बच्चों में जागरूकता अभी से फैलाई जाए, छोटे छोटे बच्चों को मैं अभी भी देखता हूं कि वो मास्क लगाकर घूमते हैं और वो इसलिए नहीं घूमते कि वो जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं। अगर उनके अभिभावक उसको फॉलो करेंगे तो वो भी उसको फॉलो करेंगे, वो भी उसी राह पर चलेंगे। तो बच्चों को सिखाना और बच्चों को जागरूक करना और अपने आप को सुरक्षित करना, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्सर हमने देखा है कि जैसा पहले वेव में था, जैसा ही पहले वेव खत्म हुआ लोग लापरवाह हो गए, लोगों ने मास्क छोड़ दिया, सैनिटाइजर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और उसी का असर था कि होली के ठीक बाद दूसरी लहर चरम पर पहुंच गई। तो हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है कि आखिर दूसरी लहर कैसे इतनी तेजी से फैली थी। अगर इस चीज़ को हम नहीं भूलेंगे तो तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, बच्चों को भी बचा सकते हैं। और सरकार जो तैयारी कर रही है वो तो अपने स्तर पर कर ही रही है, वो भी बहुत सहायक होगी तीसरी लहर को रोकने। ठीक है सुशांत, लौट आपको। डॉक्टर के पांडे साहब, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये अर्ली स्टेज है, चूंकि तैयारियां शुरू कर दी हैं सरकार ने, ये अच्छी बात है। और दूसरा जो हमारे सहयोगी दीपक गोरखपुर से जिक्र कर रहे थे, चूंकि मुख्यमंत्री गोरखपुर से आते हैं और इंसेफ्लाइटिस को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है उन्होंने और उस पर काम भी उन्होंने किया है। अब इससे आगे का सवाल यह है कि जब बच्चे इसकी चपेट में अगर आएंगे उसका तजुर्बा क्या होगा? क्या डॉक्टर्स तब तक
बेहतर तरीके से काम कर पाए, क्योंकि पिछले साल से डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। तो संसाधन बढ़ाने के साथ साथ सुविधाएं कैसे बढ़ाने की जरूरत है सर? इंटेंसिव केयर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए बच्चे मैंने बताया आपको कि अमेरिका के जो फिगर्स हैं, जैसे डॉक्टर स्वाति बता रही है कि 11% केसेज अभी हो गए, जबकि पहले एपिसोड में जब पहला इसका आया था कोरोना का तो 2% से कम था सभी देशों में। अभी 11% के आसपास पहुंच गया है और इनमें से बहुत सारे बच्चों को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ेगी। तो आईसीयू केयर जैसा गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है वो ठीक है, लेकिन देखिए इतने बड़े देश में जहां 135-40 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है बच्चों की, एक साथ इतने लोग बीमार पड़ जाएंगे तो कहां से आप आईसीयू डालेंगे? तो इसलिए देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मैं कहना चाहूंगा अभी भी हमारी आपकी है। बीच में जो ये सेकेंड वेव आई है इसमें हमारी आपकी गलती है, लोगों की गलती है कि हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो गए थे, भूल गए थे, सोचा था हमने कंट्रोल कर लिया और देखिए कितनी बुरी हालत होगी। तो अभी से भी अगर हम लोग सब लोग रिलैक्स नहीं करते हैं और कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं, मास्क पहनते हैं, तो थर्ड वेव उतनी सीरियस नहीं हो सकती। अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर पेरेंट्स ये ठान लें कि हम कोविड प्रोटोकॉल अपने घर पे भी फॉलो करेंगे तो उनके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये। और अगर पड़े भी तो उसके लिए सरकार वो कर सकती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की होती है, पहली जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है अपने बच्चों को बचाने की। और वो अगर हम करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे तो थर्ड वेव आएगी भी तो सीरियस नहीं होगी। दूसरी चीज जैसे डॉक्टर स्वाति कह रही है, वैक्सीनेशन बढ़ाना ही एकमात्र जो है इसका मतलब हल है, लेकिन वैक्सीनेशन की देखिए हमारे पास लिमिट है। एक दिन में हम 30 लाख 40 लाख वैक्सीन लगाते हैं, मान लीजिए हम इसका दुगना भी कर दें तो इतने बड़े देश में इतना जल्दी हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। सरकार हालांकि कोशिश कर रही है, करना भी चाहिए, और बच्चों के लिए जो वैक्सीन है उसको जल्दी से जल्दी उसको फास्ट ट्रैक करें ताकि परमिशन मिल जाए उसको यूज करने की, इमरजेंसी ऑथराइजेशन की, ताकि बच्चों को लगाई जा सके। क्योंकि इसके दो ही रास्ते हैं, बचाओ, दूसरा हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जितनी जल्दी आएगी फिर आप थोड़ा सेफ होने की सोच सकते हैं। लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सावधानी में कोई कमी न बरतें। अगर सावधानी आदमी करता रहेगा तो थर्ड वेव को हम सीरियस नहीं होने देंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं। ओके सर। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, एक बात तो तय है कि 3-4 महीने शायद लगेगा बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के ट्रायल में और उसके अप्रूवल में, फिर लगना शुरू होगा और उसी के दौरान कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगी। तो दोनों एक साथ होगी तो मुश्किल ये होगा कि वैक्सीनेशन कराया जाए फिर बचाया जाए। आप क्या लोगों को सुझाव देना चाहेंगी जिनके घर में बच्चे हैं? देखिए बिल्कुल अभी डॉक्टर साहब ने सही बोला कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है इस वक्त कि हम अपने बच्चों को कितना बाहर निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं। तो हमें लगातार इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। एक बात है, देखिए अभी हम सेकेंड वेव के पीक से गुजर रहे हैं और अभी सब लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे पीक अब कम होगी वैसे वैसे लोगों का डर भी कम होगा। और हम फिर देखते हैं जैसे पहली वेव के बाद देखा कि लोग फिर से लापरवाहियाँ करने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो हमारी मेमोरी क्योंकि शॉर्ट है तो हम जल्दी उन सब चीजों को भूल जाते हैं। और वहीं दूसरी चीज देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जैसे जैसे मामले कम होंगे तो स्कूल खुलने शुरू होते हैं, कॉलेजेस खुलने शुरू होते हैं। तो अब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस चीज की भी कि हम ये ध्यान रखें कि अगर हम स्कूल कॉलेजेस खोल रहे हैं तो वो कौन सा लेवल होगा जिसपे हम खोलेंगे, और अगर हमें दोबारा बंद करने की जरूरत है तो वो कौन सी स्थिति होगी, कौन से नंबर्स होंगे, क्या इंडिकेटर्स होंगे जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें फिर से स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो बंद कर देने चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे डिसीजंस होंगे ये हमारे बहुत अहम डिसीजंस होने वाले हैं। वहीं हमें जो अब बहुत ज्यादा जरूरत है वो जीनोमिक सैंपलिंग की भी है, क्योंकि जितने ज्यादा वेरिएंट्स हमारे भारत में आएंगे अगर हम उन्हें समय से पहचान सके और उनके अगेंस्ट हम एक्शन ले सके, हम आगाह कर सके लोगों को और किन टेरिटरीज में वो फैल रहे हैं ये भी अगर हमें पता चल पाए तो हमारी जो आने वाली लड़ाई है तीसरी लहर की वो थोड़ी आसान हो सकती है और ज्यादा सुयोजित हो सकती है अगर हम जीनोमिक सैंपलिंग करें और ये पता लगाएं। तीसरी चीज जैसे कि बात हो रही है, अगर कोवैक्सीन का भी हम देखें तो कोवैक्सीन का जो ट्रायल हुआ था वो 12 साल से ऊपर बच्चों का डेटा उनके पास है और अब वो दोबारा ट्रायल भी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने 2 से 18 साल के बच्चों को लिया है। तो कहीं ना कहीं हम रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर के उस आंकड़े को भी देख सकते हैं जो 12 साल से ऊपर के बच्चों का है। अगर वो इतना सफिशिएंट है कि उसको हम इमरजेंसी अप्रूवल दें तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम कोवैक्सीन को
12 साल से ऊपर के बच्चों में परमिशन दे सकते हैं। आज की तारीख में भी क्या जो डेटा हमारे पास है वो सफिशिएंट है, तो इसकी तरफ भी जरूर निगाह करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, या हम कोई एक ब्रिज ट्रायल करके बच्चों में 12 साल के बच्चों में इसको अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, दीपक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी लगातार बने हुए गोरखपुर से। दीपक, आपने कहा कि तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और तमाम जिक्र आपने किया, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इस बार भी डॉक्टर्स पैनलिस्ट लगातार ये कहते रहे भाई आप सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए। जब लोग नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो हमें वही तस्वीर देखने को मिलेगी जो अभी हम देख रहे हैं। देखिए अंजीत, समस्या यही है। गोरखपुर में अगर हम बात करें, एक एग्जांपल अगर हम दें, गोरखपुर में पिछले 1 हफ्ते से केसेस लगातार कम आ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो 250 केस आए हैं, और केस जैसे जैसे कम आ रहे हैं सड़कों पर भीड़ उसी हिसाब से बढ़ रही है। आंशिक कर्फ्यू है शहर में, हर तरफ चौराहों पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, तमाम चौराहों पर पुलिस जांच भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग तमाम तरह के बहाने बना करके सड़कों पर निकल रहे हैं। यही बहानेबाजी उनके साथ साथ उनके बच्चों के लिए भी काफ़ी जानलेवा साबित हो सकती है। ये उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की कोशिशें तो हॉस्पिटल बनवाने में, दवा देने में, लेकिन जब हम खुद नहीं समझेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि आम लोगों पे बहुत ज़्यादा सख्ती भी सरकार या पुलिस प्रशासन नहीं कर सकता है। पिछले दिनों अगर हमने देखा कि जब ये केसेस काफ़ी हो रहे थे गोरखपुर में, उसके बावजूद पुलिस ने लोगों को काफ़ी छूटें दी, क्योंकि लोगों का कहना था कि हम दवा लेने जा रहे हैं, हम चेक कराने जा रहे हैं कोविड हमको है या नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है, डॉक्टर को कोई पर्चा नहीं है, तो उसको लेकर के पुलिस ने काफ़ी छूट दी। लेकिन इस छूट का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें जीत, हम पिछले 1 हफ्ते से लगातार गांव में जा रहे हैं। शहरों में तो स्थिति काफी हद तक ठीक है, चौराहों पर भीड़ नहीं नजर आ रही है, सड़कों पर भीड़ नहीं नजर आ रही है। गांव में आज भी बाजार पूरी तरह से खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी अगर कमी लोगों को समझना होगा, गांव में लोग न जांच करा रहे हैं, न इसको लेकर के कुछ गंभीर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि केसेज अगर 250 गोरखपुर में आ रहे हैं तो उसमें से 50 केस शहरी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 200 केस गाँव के हैं। तो लोगों को पहले समझना होगा, एक जागरूकता के लिए कैंपेन सरकार को चलाना होगा आम लोगों के लिए, ताकि वो समझें कि केस कितने गंभीर है। अभी तो वो जो युवा है उनकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो बच जा रहा है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो इम्यूनिटी उनकी कमजोर होती है। उनको अगर इस बार भी देखी गई और आगे ना देखी जाए, इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत। सुशांत, एक बात बताइए, लोग लगातार कह रहे हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं भाई जागरूक होइए, मत निकलिए बाहर, दिक्कत हो रही टेस्ट कराइए, 2 गज की दूरी रखिए, लोग नहीं मानते हैं। इस बार कम से कम ये उम्मीद हम करें कि बच्चों के लिए लोग मान जाएंगे। देखिए, उम्मीद तो आप कर सकते हैं अंजीत, मगर ऐसा लगता नहीं है। जैसे कि दीपक बता रहे थे कि आंशिक कर्फ्यू के बाद यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। मैंने भी कल रिपोर्ट की थी कि किस तरीके से वाराणसी में ट्रैफिक जाम हो गया था। आप सोचिए कि जब आंशिक कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में ट्रैफिक जाम हो जा रहा है तो लोग किस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल जो हमें देखने को मिल रहा है, लोग मानने को राजी नहीं है। जब अप्रैल के महीने में तेजी से मौत हो रही थी तो लोग डर गए थे, फिर से मई के महीने में जब आंकड़ा नीचे आया है, फिर से लोगों का वही हाल है, मास्क उनके चेहरे से नीचे है और कोई भी कोरोना गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है। और जिसे कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ है उसे ये लगता है कि उसे कभी संक्रमण होगा ही नहीं। ऐसे में जब तक लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था बहुत कड़ाई हो रही थी। इस बार चूंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है, थोड़ी बहुत छूट दी गई है, उसका नाजायज फायदा लोग जमकर उठा रहे हैं। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। उसका खामियाजा मुश्किल। डॉक्टर स्वाति, एक बात तो तय है कि लोग नहीं मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, जरा बहुत संक्षेप में बताइए। बिल्कुल, देखिए, अगर हम इस चीज को लेकर लापरवाह रहेंगे तो बच्चे जो हैं, अभी तक तो हमने जरूर ये देखा कि माइल्ड डिजीज होती है, लेकिन कब ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है, जो कि जानलेवा हो सकता है बच्चों के लिए, वहां तक कहानी पहुंच सकती है। वेंटिलेटर, निमोनिया, ये सब बच्चों में बड़ा कॉमन है। निमोनिया भी बच्चों में होता है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और मृत्यु तक बच्चों में होती है, और हमने सेकेंड वेव में देखी भी है। इसलिए हमें बिल्कुल भी इसको हल्के से नहीं लेना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बच्चों में ही माइल्ड सिम्टम्स ज्यादा होंगे और उनमें ज्यादा दिक्कतें नहीं हो सकती। हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं कि कौन से बच्चे को ज्यादा तीव्र बीमारी होगी और किसको ज्यादा परेशानियां होंगी। तो हमें बिल्कुल भी कोरोना को एक हल्की बीमारी की तरह से नहीं लेना है, जिस तरह से हमने अभी सेकेंड वेव में भी देखा कि लोगों में 2-3 दिन के अंदर ही डिटोरिएशन हो रहा था और मृत्यु तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है और अपने इस दुश्मन को बिल्कुल भी हल्का नहीं आंकना है। ये नहीं सोचना है कि बच्चों में जो है माइल्ड डिजीज ही होगी या उनमें तीव्र बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया के पांडे साहब। माफ़ी चाहता हूँ, एक सवाल आपसे लेना चाह रहा था लेकिन समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बच्चों के लिए कम से कम सावधान रहिए ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, आपकी जिम्मेदारी है। अभी के लिए बस इतना, रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।